पठन पाठन के क्रम में हम कई विषयों का अध्ययन करते हैं। गणित, विज्ञान, वाणिज्य इत्यादि। इसी कड़ी में हम साहित्य भी पढ़ते हैं। हर विषय का अपना महत्व है। सब अपनी अपनी जगह पे महत्वपूर्ण है। ये और बात है कि हम साहित्य थोड़ा कम पढ़ते हैं। हालांकि जहाँ तक मेरा मानना है, साहित्य एक ऐसी विधा है जो करीब करीब हर विषयों को अपने अंदर समाहित किए हुए है। यह हमारा मनोरंजन करती है, यह हमारे लिए शंकाओं का समाधान करती है, यह हमें जीवन जीने के तरीके बताती है, यह हमें समाज में अपने आप को अस्थायी रूप से बनाए रखने की कला सिखाती है। अनेकों साहित्यकारों ने अपनी सृजन क्षमता से हमारे समक्ष अलग अलग शिक्षाप्रद बातें प्रस्तुत की हैं। आज हम जिस साहित्यकार की चर्चा करने जा रहे हैं उनका नाम यशपाल है। इनका जन्म सन 1930 ईस्वी में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। ये यथार्थवादी शैली के एक विशिष्ट रचनाकार थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में हुई थी तथा इन्होंने लाहौर नेशनल कॉलेज से बीए किया। ये भगत सिंह तथा सुखदेव जैसे स्वाधीनता क्रांतिकारियों के संपर्क में भी रहे और इसके चलते इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। इनकी रचनाओं में सामाजिक विषमता, राजनीतिक दांव-पेच इत्यादि प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। यानी इन्होंने अपनी रचनाओं में ऐसे विषयों का अधिकतर चयन किया है। ज्ञान दान, तर्क का तूफान इत्यादि इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। इसमें पिंजरे की उड़ान, वाह दुनिया, फूलों का कुर्ता इत्यादि भी प्रमुख हैं। इन्होंने कई उपन्यासों का भी सृजन किया। इनमें झूठा सच, अमिता, दिव्या, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात इत्यादि प्रमुख हैं। इनकी भाषा में स्वाभाविकता और यथार्थ स्वतः झलकता है। यशपाल जी की मृत्यु सन 1976 ईस्वी में हुई थी। आपकी पाठ्यपुस्तक में इनकी जो रचना शामिल है वह एक व्यंग्यात्मक कहानी है जिसका नाम है लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज में लेखक ने सामंती वर्ग के दिखावेपन की प्रवृत्ति पर करारा प्रहार किया है। गांव देहात के लोग अक्सर एक लोकोक्ति कहते हैं, दादा के पास हाथी थी तो सिक्कर लेकर के आज तक घूम रहे हो। सामंती वर्ग का उस सिक्कर से यानी उस जंजीर से मोह खत्म नहीं हो पाता है। वह हमेशा उसे लेकर के घूमने का प्रयास करते हैं। आप बहुत बड़े थे, आप बहुत अमीर थे, आपके घर में कोई बहुत बड़ा ओहदेदार अफसर हुआ करता था, या आप को कई जगह कई गांवों में जानने वाले लोग थे, आपकी प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैली थी। लेकिन सोचना यह होता है कि वास्तव में आज वर्तमान में आपकी स्थिति क्या है। क्या आप उतने ही बड़े रसूखदार हैं? क्या आप उतने ही बड़े विद्वान हैं? क्या आज भी आपको भी उतने ही लोग जानते हैं? यदि ऐसा नहीं है तो पूर्वजों की कथनी या करनी या पूर्वजों के पास जो धन, ऐश्वर्य, नाम इत्यादि जो था उसको लेकर के वर्तमान में दिखावा करना ये कहीं से जायज़ नहीं है।
और सामंती वर्ग जो होता है वह अपने आप को इससे उबार नहीं पाता है, अपने आप को इससे अलग नहीं कर पाता है। लेखक ने इन्हीं सब बातों का जिक्र इस कहानी में किया है। एक नवाब साहब हैं जिनकी नवाबी चली गई है, अब वो नवाब नहीं रहे, लेकिन उनके अंदर से नवाबी अभी गई नहीं है। उनकी नवाबी चली गई है, लेकिन उनकी नवाबी जो है, उनके अंदर की नवाबी, वह अपने आप को आज भी नवाब ही मानते हैं। और यही कारण है कि वह ट्रेन में, जो कि एक सार्वजनिक सवारी है, उसमें अकेले सफ़र करना चाह रहे हैं या अकेले सफ़र करना पसंद करते हैं। इत्तेफाक से उनको एक ऐसा डब्बा मिल भी गया है जिसमें कोई नहीं है, यानी उसमें आराम से वो अकेले बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ लेखक है, लेखक को भी एकांत चाहिए। तो लेखक को एकांत इसलिए चाहिए कि वह सफ़र में कहा नहीं जाता है कि एक पंथ दो काज। तो लेखक चाहता है कि हम सफ़र भी कर लें और इसी सफ़र के क्रम में यदि हम कहीं एकांत में अकेले बैठे रहेंगे तो कोई ना कोई कविता, कोई ना कोई कहानी या कुछ सृजन कर लेंगे। ऐसा सोच करके लेखक भी चाहता है कि हम अकेले ही सफ़र करें। संयोग ऐसा बनता है कि लेखक भी उसी डब्बे में सवार हो जाता है जिस डब्बे में नवाब साहब बैठे हुए होते हैं। और जैसा कि ट्रेन के डब्बे में होता है कि सीट की बनावट इस तरीके से होती है कि आमने सामने बैठने वाले एक दूसरे को देख सकते हैं, यानी एक दूसरे का मुंह एक दूसरे के सामने रहता है। इत्तेफाक से लेखक भी उसी केबिन में चला जाता है जहां नवाब साहब बैठे हुए हैं। अब वहां दोनों की उपस्थिति दोनों को खल रही है, यानी नवाब साहब भी सोचते हैं कि ये कहाँ से आ गया और लेखक भी सोचते हैं कि ये कहाँ से बैठे हुए इसमें मिल गए। खैर, दोनों की व्यवस्था है, कोई किसी को कह नहीं सकता है कि आप बाहर जाइए, चूँकि हिंदुस्तान अब आज़ाद हो चुका है और यहाँ एक लोकतांत्रिक सरकार है, सारे लोग एक जैसे हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं रहा है। तो न नवाब साहब लेखक को कह सकते हैं कि आप इसमें से निकल जाइए और न लेखक नवाब साहब को कह सकता है कि आप इसमें से निकल जाइए। लेकिन दोनों एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं सुहाते हैं, दोनों की उपस्थिति दोनों को नागवार गुजर रही है। लेकिन अब किया जा सकता है। बहुत देर तक कोई किसी से बात नहीं करता है। तभी ट्रेन की खिड़की के पास एक खीरा बेचने वाला आता है। नवाब साहब उससे खीरा खरीदते हैं। खीरे को लेकर के पहले उसे खूब सलीके से धोते हैं, फिर उसको छीलते हैं, उसके बराबर बराबर 4 फाँक बनाते हैं, सलीके से तौलिए पे सजा के रखते हैं, उस पे नमक मिर्च इत्यादि छिड़कते हैं और लेखक से पूछते हैं कि किबला शौक फरमाइएगा। कहने का मतलब है कि आप खीरा खाना पसंद करेंगे। लेखक नाम में सिर हिलाता है। फिर नवाब साहब एक एक करके खीरे के फाँक को उठाना शुरू करते हैं। पहले उसे अपने होठों तक ले जाते हैं, फिर नाक तक ले जाते हैं और सूंघ करके उस खीरे को खिड़की से वापस बाहर फेंक देते हैं। ऐसा वे चारों खीरे के फाँक जो बना करके रखे हुए थे तौलिए के ऊपर, सभी के साथ करते हैं। यानी बिना खीरा खाए सिर्फ सूंघ करके ही उसको खिड़की से बाहर नवाब साहब के द्वारा फेंक दिया जाता है। लेखक आश्चर्यचकित है, ये क्या हो रहा है। इतने सलीके से खीरे को काटा गया, इतनी मेहनत मशक्क़त उस पर की गई, सजा करके रखा गया और खाने की बजाय उसको फिर खिड़की से बाहर फेंक दिया गया। कुछ देर के बाद लेखक ये देखता है कि नवाब साहब एक लंबा डकार भी लेते हैं। लेखक को और आश्चर्य होता है कि बिना खीरा खाए इंसान का पेट भी भर सकता है क्या। और तब लेखक खुद सोचता है कि मैं बेवजह परेशान हो रहा था। जब बिना खीरा खाए पेट भर सकता है, इंसान डकार ले सकता है, तो बिना सोचे
मैं कहानी क्यों नहीं लिख सकता? कहानी लिखने के लिए मैं एकांत क्यों खोज रहा था? एकांत मैं इसीलिए खोज रहा था कि मैं कुछ सोचूंगा, इसके बाद लिखूंगा। तो यदि बिना खीरा खाए पेट भर जाएगा तो बिना सोचे कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती है? कहानी लिखने के लिए सोचना क्या ज़रूरी है? वो कहा गया है ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। बात वही है। ये लखनवी अंदाज करीब करीब हर किसी में होता है, इससे वंचित कोई नहीं है। आपने वर्ग नवम में एक पाठ पढ़ा होगा, उपभोक्तावाद की संस्कृति। उसमें दिखावटी जीवन शैली के बारे में बताया गया है। ये दिखावा हर कोई करता है, कोई कम करता है, कोई अधिक करता है। हमारी वास्तविक स्थिति जो है, हम जिस लायक हैं, हमेशा समाज में अपने आप को उससे आगे दिखाते हैं। उससे इतर हम अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश करते हैं। कभी कभार दूसरे की बराबरी करना शुरू कर देते हैं, और यही कारण है कि हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कबीरदास ने लिखा है, जेते पाँव पसारिए तेती लंबी सौर। जितनी लंबी चादर है, हमको अपना पैर उतना ही अधिक फैलाना चाहिए। लेकिन उपभोक्तावाद की संस्कृति ऐसी है, भौतिकता की चमक दमक ऐसी है, अपने आप को दूसरों से अलग दिखाने की बेचैनी इस कदर है कि हम अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाते हैं और दिखावे में अपने लिए नित नई परेशानियां खड़ी करते रहते हैं।